सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में हमने धातु के बारे में चर्चा की थी और धातु विशेष में अपने पहला टॉपिक लिया था लकार। लकार किसे कहते हैं और लकार के कितने भेद होते हैं, और उन भेदों पर हमने क्या विस्तृत चर्चा की थी। मेरे ख्याल से ऐसा कोई टॉपिक नहीं था वहां से जो आपको याद नहीं हुआ कि लकार 10 होते हैं, गण 10 होते हैं, 10 लकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अच्छी तरह से याद हो गया क्योंकि आपने वर्णमाला सीखी हुई है और वर्णमाला के तहत अपने धातु रूप के बारे में आज हम उसी जो लकार है उसके आधार पर आज चर्चा कर लेंगे। तो ध्यान रखिए, अब इस जो स्क्रीन है उस पर आपकी नजर गड़ी होनी चाहिए क्योंकि अब जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है टॉपिक इंपॉर्टेंट? क्योंकि आज धातु की चर्चा होगी, धातु है उस पर चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि धातु आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। भाषा का जो आधार होता है वह धातु होती है। धातु किसे कहते हैं? यदि आप इंग्लिश में सीखो, चाहे हिंदी में सीखो, चाहे संस्कृत में सीखो, चाहे अरबी में, उर्दू में कहीं सीखो, तो आपके पास में धातु होनी चाहिए, धातु होने चाहिए। तो धातु कहते किसे हैं? जो क्रिया का जो मूल होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल किसे कहते हैं? क्रिया का मूल, क्रिया का मूल होता है उसे हम धातु कहते हैं। मूल कैसे? जैसे आपने लिखते ना खेलना, इसके साथ में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है। खेल इसका मूल है, खेल ये क्रिया है, ठीक है। खेलना क्रिया है और खेल क्या है? इसके अंदर धातु है। उसी प्रकार संस्कृत में होता है, जैसे पठ, इसका क्या होता है? पढ़ना, ठीक है। लिख, उसका अर्थ होता है लिखना, क्या होता है? लिखना। वद, इसका अर्थ है बोलना। देखिए साथियों, जो हम हिंदी के अंदर सीखते आए हैं वैसे हम संस्कृत के अंदर भी सीखेंगे। तो कैसे होगा कि क्रिया का जो मूल होता है उसे हम धातु कहेंगे। पठ, लिख, वद, हस, गम, दृश्य, तो ये सारे के सारे क्या है? जो धातु है। धातु को हम बनाते हैं तो हमें किस रूप में बनाना चाहिए, किस प्रकार से धातु बनती है? तो धातु का ध्यान रखना कि 2 प्रकार होते हैं। धातु के प्रकार 2 होते हैं। धातु के प्रकार नोट कर लीजिए इसको कि धातु के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तिगंत होता है और एक कृत होता है। तिगंत किसे कहते हैं? कृत किसे कहते हैं? किस प्रकार से तिगंत का प्रयोग होता है और किस प्रकार से कृत का प्रयोग होता है? देखिए, तिगंत यंतिंग धातु और दूसरी होती है कृदंत यानी कृत धातु। 2 प्रकार की धातु, दोनों ही प्रत्यय है, दोनों ही प्रत्यय। इन प्रत्ययों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और तिगंत का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? जहां पढ़ते पढ़ता है पठंती, ठीक है, पठ से पढ़ता है पठत, पठामी, पठावे, पठामे, इसका प्रयोग करेंगे तिगंत होगा। इसका प्रयोग करेंगे तो तिगंत होगा। और यही लिखा है पठितुम, वदुतुम, लेखितुम, ये सारा प्रयोग करें तो कृत के अंदर आएगा। हम लिखते हैं कई बार इस तरह से, कैसे? तो पठते, पठते, ये पठ धातु लट लकार है। पठ धातु, पठ धातु और लट लकार है। तो इसके अंदर किसका प्रयोग किया है? तिंग का प्रयोग किया है। तिप्तस जी मिपमस में तयातम छह, तयातम थ, ये सारे के सारे क्या है? इस तिगंत के अंदर प्रयोग किया जाते हैं। तिगंत का प्रयोग होता है तिप तस जी। सबसे पहले किसका प्रयोग होता है? तिप, ठीक, और तस और झ, इसका प्रयोग होता है। तिप तस झ या झी लगा देते हैं, झ लगा देते हैं। तो यहाँ तिप के अंदर पै का लोप हो जाता है, ती शेष रहता है, पट के साथ में ती लगाता है तो पटती बनेगा। हमें सिखाया क्या जाता है? संस्कृत के अंदर इतना ही सिखाया जाता है कि बेटे ती लगा दीजिए, उसके बाद में तय लगा दीजिए, फिर अंति लगा दीजिए, फिर स थ विसर्ग लगा दीजिए, उसके बाद में थ लगा दीजिए, फिर थ लगा दीजिए। ये सिखाया जाता है। उसमें बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जब हम किसी प्रकार कंपटीशन फाइट करते हैं तो वहां ऐसा लिखा होता है। कैसे लिखा होता है? पठ प्लस मस क्या बनेगा? पट प्लस मस क्या बनेगा? अब देखिए, आपको सिखाया क्या गया था और पूछा क्या गया है, क्योंकि वहां सिर्फ बच्चों को इतना सिखाया जाता है पट प्लस और मैं के साथ में विसर्ग लगा देते हैं।
लेकिन यहां क्या पट प्लस मस, इसका मतलब ये मस प्रत्यय विशेष है। कौन सा? तिंग का प्रत्यय है। किसका प्रत्यय है? तिंग का प्रत्यय है। तो बनेगा क्या? पठामय बनेगा। जब आपने इस प्रत्यय को पढ़ लिया है तो आप अच्छी तरह से कर लेंगे। यदि प्रत्यय को नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पठामय बनाना आपको नहीं आया। आप पठ प्लस मस पठम लगा सकते हो, पठामय नहीं लगाओगे। तो यहां ध्यान रखना कि जो भी करवाया जाएगा वो किसके रूप में बताया जाएगा? तिगंत के रूप में अलग बताया जाएगा और कृत के रूप में अलग बताएगा। कृत के रूप में जैसे बनाया जाता है किस रूप में के पट प्लस तुमन। अब इसके अंदर भी प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय होते हैं कृदंत तद्धित, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, कृदंत और तद्धित दो प्रकार के। कृदंत प्रत्यय होते हैं वो धातु के साथ लगते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं वो शब्द रूप के साथ लगते हैं। तो यहाँ कृत प्रत्यय वो सारे के सारे किसके साथ लगेंगे? धातु। धातु अपनी यहाँ चर्चा करेंगे। पठ प्लस तुम पठितुम बनेगा, पढ़ने के लिए। लिखते हैं ना, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। क्या लिखा होता है वाक्य? वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो इस वाक्य को हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखिए, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है। साथियों, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये व्याकरण का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप जब भी अनुवाद करेंगे तो ये सारे के सारे प्रत्यय धातु सब आपके सामने जहन में घूमेगी। और आप यदि आपको अच्छी तरह से याद हो, पिक्चर बन गई दिमाग में, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई वाक्य और कोई शब्द, कोई प्रत्यय, कोई धातु ऐसी नहीं जो आपके दिमाग से आउट हो सकती है। तो वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? से। पढ़ने के लिए, तो पढ़ने को क्या कहते हैं? पठ धातु होती है। कौन सी होती है? पठ धातु होती है। और के लिए का लगा दिया तो आप पठ धातु है इसका शब्द रूप बनाइए। शब्द रूप बनाएंगे, चतुर्थ विभक्ति एक वचन बनाएंगे। संप्रदान कारक के लिए, संप्रदान होता है उसके लिए के लिए का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ प्रत्यय सीधा लगा सकते हैं, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पठ प्लस तुमुन पठितुम बन जाएगा। पठितुम। अब देखिए, धातु का प्रयोग किस रूप में किया मैंने? एक तो तिगंत के रूप में कर सकता हूं और एक कृत के रूप में कर सकता हूं। तो यहां देखिए, स पठितुम विद्यालयम, क्या लेगा? विद्यालयम। क्या बन जाएगा? विद्यालयम। क्योंकि कर्म में हमेशा द्वितीया थे, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, उसके आधार पर द्वितीया का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहां देखिए, जाता है, जाना को क्या कहते हैं? गम कहते हैं। क्या होता है? वो वाला गम नहीं है आंसू बहाने वाला, ये गम वो है जो चलने वाला है। ठीक है, कहीं गम वो देख लें कि आंसू बहाने वाला, वो नहीं है, ये चलने वाला गम है। चलना मतलब जाने के लिए। तो यहां देख, गम का अर्थ होता है जाना। क्या अर्थ होता है? जाना। यहां देखिए, जाना। गम को क्या आदेश होता है? गच्छ आदेश हो जाता है। आदेशात्मक धातु है जिनको आदेश होता है। पा को पिब आदेश होता है, दा को दान आदेश होता है, दान को दा आदेश होता है, गम को गच्छ आदेश होता है। ठीक है, ये सारे के सारे धातु उनको आदेशात्मक धातु कहा जाता है। तो यहाँ गम को क्या आदेश हुआ? गच्छ आदेश हो गया। तो यहाँ स देखिए प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो हमें भी धातु का प्रयोग किस रूप में करना है? एक वचन में करना है, प्रथम पुरुष में करना है। तो क्या बनेगा? गच्छति। क्यों बनेगा? क्योंकि तिप का प्रयोग हो जाएगा। क्या होता है? तिप, तस और झी कह सकते हैं या झ कह सकते हैं। तिप तस झी, सिप थस थ। क्या होगा? सिप थस और थ। उसके बाद में मिप, वस और मस, ये होते हैं तिगंत प्रत्यय। मित्रों, एक बार जरूर इसको देख लीजिए कि ये प्रत्यय किस प्रकार से होता है। ये तिप्तस्जे, सिप्तस्थ, बिमस्मस, ये क्या है? तिगंत होते हैं। तिगंत होते हैं। ये आपको बताया धातु के दो प्रकार, एक किस रूप में? एक तो होता है हमारा तिगंत के रूप में और एक किस रूप में? एक होगा हमारा कृत के रूप में। दोनों प्रकार के रूप में से आज हम थोड़ी सी और बता देता हूं आपकी धातु कौन कौन सी लगती है अपने पाठ्यक्रम। मैंने यहाँ पूर्ण धातु को लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ धातु रह गई है, कुछ धातुएं यहाँ रह गई है। अब इन धातु की चर्चा करते हैं। तो धातु किस प्रकार से? एक तो होती है परस्मय पद, परस्मयी
पद। क्या होता है? एक तो होता है परस्मयी पद, धातु होती है, और दूसरी होती है आत्मनेपद। दूसरी कौन सी होती है? आत्मनेपद। प्रत्यय के आधार पर दो प्रकार की होती है और वाक्य रचना के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। और एक उभय पद भी होता है। क्या होता है? उभय पद भी धातु होते हैं। उभय पद धातु भी होती है। देखिए, उभय पद धातु, परस्मय पद, आत्मनेपद। अब पहले बता दे परस्मय पद और आत्मनेपद होता क्या है। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं है परस्मय पद क्या है, आत्मनेपद क्या है, कहां इस आत्मनेपद का प्रयोग होता है, कहां परस्मय पद का प्रयोग होता है। देखिए, परस्मय पद आत्मने होता है अपने आप में। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता को मिले, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता को मिले, वो क्या होते हैं? आत्मनेपद होती है। इसका मतलब अकर्मक होती है ना, वो सारे के सारे क्या होती है? आत्मनेपद होती है। यानी आत्मनेपद जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता को मिले, कर्ता को फल मिलता हो, कर्ता को जो क्रिया करता है उसी को फल मिलता हो, वो सारे के सारे क्या होगी? आत्मनेपद होगी। जो क्या? दूसरे परस्मयी, दूसरों के लिए। परस्मयी का मतलब होता है दूसरों के लिए, दो दूसरों के लिए फल प्राप्त होता है, दूसरे के लिए फल निर्धारित होता है, दूसरे के लिए फल का निर्धारण होता है, वो क्या है? परस्मय पद होता है। और जो क्या है? आत्मनेपद, यानी अपने को भी और दूसरे दोनों को फल मिलता हो, वो उभय पद के रूप में जानी जाती है। अब नोट कर लीजिए, परस्मय पद क्या है और आत्मनेपद क्या है। परस्मय पद किसे कहते हैं और आत्मनेपद किसे कहते हैं। अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आत्मनेपद और परस्मय पद क्या होता है। अब चर्चा करते हैं कि तिङत प्रत्यय, उसका प्रयोग कहां किस प्रकार से किया जाता है। तिङत का प्रयोग, तिङत का प्रयोग, तिङत दो रूप में पढ़ाए जाते हैं। परस्मय पद के रूप में भी पढ़ाया जाता है और आत्मनेपद के रूप में भी पढ़ाया जाता है। आपके दोनों प्रकार की धातु लगती है, परस्मय पद और आत्मनेपद, दोनों प्रकार की धातु लगती है। तो हम चर्चा करते हैं पहले परस्मय पद और आत्मनेपद में तिङत का, तिङत प्रत्यय, तिङत प्रत्यय। तो देखिए, आपको वचन बता देता हूं। वचन संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। तीन प्रकार के वचन होते हैं। कितने प्रकार के वचन? तीन प्रकार। ये चर्चा करेंगे आगे। एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। और पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी तीन प्रकार के, संस्कृत में तीन प्रकार, लेकिन उसका जो निर्धारण नाम है वो थोड़ा सा अलग है। यहां प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष होता है, और दूसरा होता है मध्यम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। इसकी चर्चा भी हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब तिङत प्रत्यय का हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं तिप। क्या होता है? तिप। जब हम पठ धातु बनाते हैं तो तिप लगाते हैं। पठते, पठते बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पठ धातु प्लस तिप प्रत्यय। तो हम क्या करेंगे? पै का लोप करेंगे, मिलाएंगे, क्या बनेगा? पठती बनेगा। तो ये प्रत्यय तिप नहीं लगेगा तो ये पठती भी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? पठती भी नहीं बनेगा। दूसरा प्रत्यय हम लगाएंगे मध्यम प्रथम पुरुष का ही, द्विवचन का, तो क्या लगेगा? तस। क्या लगेगा? तस। उसके बाद में क्या लगता है? झी, तिप तस झी। उसके बाद में सिप। ध्यान रखना कि अंतिम पै है उसका क्या हो जाता है? हलंत। हलंत होता है, हलंत्यम से इस संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है। लेकिन स दिया होता है ना कहीं भी, तो उसका लोप नहीं होता, उसका विसर्ग होता है। स्वर से रू होता है, ओ का उपदेश जनाब से इस संज्ञा होती है, रे का फिर रेफ के रूप में विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ सिप, और उसके बाद में थस और थ, उसके बाद में मिप और वस और मस, ऐसा लिखा जाता है। ऐसा प्रत्यय किसके रूप में? तिप प्रत्यय है। उसका पहला है परस्मय पद, आत्मनेपद ने परस्मय पद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आपको क्या पढ़ाया जाता है?
क्या जाता है कि आप क्या लगा दीजिए, पहले में ती लगा दीजिए और दूसरे में क्या लगा जाता है, विसर्ग लगा दीजिए और उसके बाद में अंत्य लगा दीजिए। उसके बाद में क्या आता है, सी लगा दीजिए और उसके बाद में थ के साथ में विसर्ग लगा दीजिए, उसके बाद में थ लगा दीजिए, उसके बाद में मी लगा दीजिए और इसके बाद में क्या लगेगा, व और विसर्ग लगा दीजिए, उसके बाद में मैं और विसर्ग लगा दीजिए। ये हमें सिखाया जाता है, ये फॉर्मेलिटी एक की जाती है कि आप ऐसे से पढ़ लीजिए। क्या बनता है, पढ़ते पढ़ता पठनते, पठ से पढ़ता है पठत, पठामी पठाव है पठामे, ऐसा लिखते हैं आप, ऐसा लिखते हैं। और ऐसा लिखने से क्या होता है कि आपको इतना पता चलता है कि इसके साथ में क्या लगाएंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाए, क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से, क्या लिखा हो कि लिख प्लस मिप क्या बनेगा, लिख प्लस मिप क्या बनेगा, आपको पता नहीं है मिप का प्रयोग कहां होता है। आपने सिर्फ मी पढ़ा हुआ है, मी लग जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, लेकिन आपको ये पता नहीं है मिप का प्रयोग किस प्रकार से किया है। मिप का आपने पढ़ा है कि मैं का लोप और लिखामी बनता है, क्या बनता है, लिखामी, ये लिखामी बनेगा। और आपने पढ़ा है केवल लिख प्लस और मी पढ़ा है, लिखामी बना लेंगे, लेकिन मिप का प्रयोग नहीं होगा। यदि यही लिखा हो वद प्लस झी लगा दिया, चलो मान लीजिए आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन ये झी नहीं पढ़ा, झी आपके जहन में आया नहीं, और पूछ लिया गया कि वद प्लस झी प्रत्यय योगे धातु रूपस्य निर्माण भवति, यानी वद धातु के साथ में झी प्रत्यय का प्रयोग करने से कौन से धातु का निर्माण हुआ है, कौन से धातु का निर्माण हुआ है। तो निर्माण करने के लिए हमें क्या करने का, वद प्लस झी, वद प्लस झी, तो झी के स्थान पर क्या आता है, अंति आदेश होता है। क्या आदेश होता है, अंति, तो वह दंती ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, वदंती बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वदंती बन जाएगा। तो यहां देखिए वद प्लस झी वदंती, वद प्लस झी बराबर क्या बना है, वदंती बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बना था, आपको दोबारा फिर वहीं लेके जाता हूं, क्या, तिप तस झी सिप थस थ मिब मस में ते अतम थे अतम थे। तो यहां देखिए कि इस धातु का निर्माण करना है आपको, कोई सी धातु ले लीजिए, कौन सी धातु लेनी है, अपने ले लेते हैं गम धातु ले लेते हैं, हम गम धातु ले लेते हैं। वहां गम को आदेश क्या होता है, गम को गच्छ आदेश होता है। क्या, भू का मतलब तो होना, पट का मतलब पढ़ना, जी का मतलब जीतना, दृश्य का मतलब देखना, गम मतलब जाना, स्था मतलब ठहरना, दा मतलब देना, पा मतलब पीना, यहाँ जी मतलब भी जीतना होता है। दोबारा एक बार फिर, प्रश्न मतलब पूछना, नी मतलब ले जाना, कथ मतलब कहना, चुर मतलब चुराना, क्री मतलब करना, क्री मतलब करना, लब मतलब प्राप्त करना और से मतलब सेवा करना, मुद मतलब खुश होना, जन मतलब जनता या जानना, न मतलब नमस्कार करना, सकना किसी क्रोध मतलब क्रोध करना। ये धातु थी हमारी, धातु है, हम ले लेते हैं गम धातु और गम धातु का प्रयोग करते हैं किस प्रकार से। तो गम धातु का बनाना है तो पहले तिप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, फिर तस का प्रयोग करेंगे, फिर झी का प्रयोग करेंगे। तो तिप का क्या बचेगा, पै का लोप तय बच जाएगा और तस में क्या है, स का विसर्ग बन जाएगा। तो हम धातु बनाएंगे तो किस प्रकार से, गम को क्या आदेश होगा, गच्छ आदेश हो जाएगा, गच्छ आदेश होगा। हम किसका बनाएंगे, लट लकार का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, लट लकार का। तो क्या बनेगा, गच्छते गच्छते गच्छन्ति, क्या बनेगा, गच्छते गच्छते गच्छन्ते, गच्छ से गच्छते गच्छत, गच्छामि गच्छावे गच्छामे, ये बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, गच्छामि। तो अब यहां देखिए, गच्छते गच्छते गच्छन्ते, गच्छ से गच्छते गच्छत, गच्छामि गच्छावे गच्छामे। लट लकार के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि अल आकार में विसर्ग लगेंगे। लट लकार धातु है, पर्स में पद धातु है, उसके साथ में हमेशा एल आकार में विसर्ग लगेंगे। एल का मतलब है कि द्विवचन तीनों में लगेगा और वो जो उत्तम पुरुष है उसका बहुवचन में प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष है उसके बहुवचन में इसका प्रयोग, विसर्ग दोनों लगे क्योंकि स का साथ इसमें प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखना, जब प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो जहां विसर्ग लगता है वहां स अवश्य ही आएगा, स का प्रयोग अवश्य ही होगा, जैसे तस का, थस का, वस का और मस का। ये क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं हम आगे,
कौन से आत्मनेपद की धातु का प्रयोग करते हैं, तो वहां कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है, आत्मनेपद है उसमें कहां इसका प्रयोग होता है। आत्मनेपद में क्या होता है, वैसे प्रयोग होता है कौन कौन से, एक तो तय का प्रयोग होता है, किसका, तय, आताम, झ। देखिए तिप तस झ का प्रयोग होता है तय आताम झ, और इसके बाद में थास, आथाम, थास आथाम झ, तिप तस झ, सिप थस थ, उसके बाद में ध्वम, इसका ध्वम का प्रयोग, किसका, तिप तस झ सिप थस थ। तो यहां देखिए स का हलंत, यहां मैं भी यहां हलंत, यहां इट वही महिंग, क्या होगा, इट वही और महिंग, ये प्रयोग हो जाएगा। इसका प्रयोग हमेशा किसमें होगा, इसका प्रयोग हमेशा आत्मनेपद में होगा, किसमें, आत्मनेपद, आत्मनेपद धातु है उसके अंदर इसका प्रयोग होगा। ये भी एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, इसका प्रयोग। जब आत्मनेपद की धातु की चर्चा करते हैं तो आत्मनेपद धातु है वो कौन कौन सी होगी, यहां देखिए लब धातु आत्मनेपद में बनेगी, और सेव धातु आत्मनेपद में बनेगी, और जन धातु आत्मनेपद में बनेगी। ये धातु का प्रयोग आत्मनेपद में होगा। कैसे बनेगा, जैसे लिखते हैं ना, लभेते, लभेते, लभेता, लभेताम, इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे वो परस्मय पद की चर्चा करते रहेंगे, परस्मय पद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम चलते हैं वर्तमान काल लट लकार का तो प्रयोग हमने कर दिया, तिप तस झ सिप तस थ मिमस मै आताम छ। अब मान लीजिए भविष्य काल की धातु आ जाती है तो इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, भविष्य काल की धातु है इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए भविष्य काल यानी भूतकाल भविष्य काल दोनों कालों की चर्चा करेंगे। ये हमारे लेट लकार, कौन से लकार, लेट लकार, लेट लकार, लेट लकार का आपको बताया था, लेट शेषे च, लेट शेषे च इसका प्रयोग करके लेट लकार का प्रयोग होता है। तो यहां ध्यान रखना, तिप तस झ सिप तस में ये सेम वैसा ही लगेगा, लेकिन मध्य क्या लगेगा, स्य लगेगा, धातु और प्रत्यय के बीच में क्या लगेगा, स्य लगेगा। और जो आदेशात्मक धातु उसको आदेश नहीं होता है, गम को गम ही रहेगा, गच्छ आदेश नहीं होगा, गम को गम ही रहेगा, दृश्य को पश्य आदेश नहीं, दृश्य ही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार अन्य धातु कोई भी है उनको आदेशात्मक धातु से आदेश नहीं होगा, बल्कि जो धातु मूल है उसी के रूप में रहेगा। मान लीजिए अपने गम धातु ले लेते हैं, या फिर हम दृश्य धातु ले लेते हैं, गम या दृश्य, या फिर पा धातु ले ले, पा को पिब आदेश होता है, दृश्य को पश्चात, गम को गच्छ आदेश, आदेश नहीं होगा, वैसी की वैसी धातु रहेगी। से दोनों के बीच में लगाएंगे, कैसे, गम धातु है उसके साथ में हमने क्या करना है, से लगा देंगे, और उसके साथ में क्या लगाएंगे, तिप तस झ का ती लगा देंगे, तिप लगा देंगे। कौन सा प्रत्यय था, तिप तस झ, अभी आपने पढ़ा था कौन सा, तिप तस झ, तो हमने क्या लगाया, तिप प्रत्यय लगा दिया। क्यों लगाया, हमने प्रथम पुरुष एक वचन का पहला रूप बनाना है, प्रथम पुरुष एक वचन का पहला रूप बनाना है, तो पहला रूप बनाने के लिए हमने क्या किया, तिप का प्रयोग कर लिया। अब हमने बनाना क्या है, पहला रूप बनाना है, तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ग मी श य ती, गमिष्यति बन जाएगा। अब ये सोचेंगे ई कहां से आ गया, हलंत धातु होती है, हलंत धातु जो मैं लगा होता है ऐसी धातु के अंत में, वहां हमेशा हलंत धातु के साथ में क्या है, इट का आगम होता है। लेकिन ध्यान रखना शैल अंत में हो वहां नहीं होगा, दृश्य धातु के अंदर इट का आगम नहीं होगा, गम धातु के साथ में इट का आगम हो जाएगा, गम का हो जाएगा, पट का आदेश हो जाएगा, लेकिन अदृश्य धातु के अंदर नहीं होगा, पा के अंदर भी नहीं होता, क्योंकि पा हलंत धातु नहीं है। अब बनाना, मान लीजिए अपने दृश्य धातु का बनाना, प्रथम पुरुष एक वचन का बनाना है, तो हमने क्या किया, दृश्य धातु के साथ में क्या बनाया, हमने स्या लगा दिया, स्या तो सबके अंदर आएगा। अब आपने देखा हो यहां स्या लगाया, यहां स्या क्यों बनाया, क्योंकि रसाभ्याम नोना समान पदे, तो क्या होता है, इस सूत्र विशेष के द्वारा में ई री
र और श इनकी ध्वनि के बाद में यदि सलेटी वाला आ जाता है तो इसको षटकोण वाला आदेश हो जाता है। ई की ध्वनि के बाद में री की, रै की ध्वनि के बाद में यदि सलेटी वाला आ गया यानी दंत्य स के स्थान पे मूर्धन्य स आदेश हो जाता है। तो यहां देखिए ई का आगम हुआ था, ई के बाद में क्या स इसको मिलाया तो क्या बन गया, ये षटकोण वाला स है ना, मूर्धन्य स का इसका निर्माण हो गया। तो यहां देखिए क्या बनाना है, दृष्ट प्लस तिप, वैसा का वैसा ही लगाना है, मैंने वैसा का वैसा ही लगा रहा हूं। कैसे कि दृष्ट के साथ में त्रिप प्रत्यय का प्रयोग किया, और यदि हमने बनाना ऋट लकार भविष्य काल का बनाना तो श का बीच में प्रयोग करेंगे, श का प्रयोग करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, दृष्ट को द्र और श बन जाएगा, श और प्लस में स प्लस, इसको पहले एक बार सलेटिव वाला रख लीजिए। तो क्या बना है, दृश्य द्र और श और स प्लस ती, ऐसा बच गया। अब कभी भी कि स के बाद में श आता है तो इसका तो क्या मूर्धन्य स, इसका क्या बन जाता है। कभी भी दृश्य के साथ में ये दोनों इस प्रकार से आते हैं तो इसके स्थान पर क्ष आदेश हो जाता है। क्या होता है, क्ष। ये हलन तो क्योंकि स्वर नहीं है इसके अंदर, तो क्या बनेगा, द्र और क्ष, य और ती। अब याद रखना किसी भी धातु के बीच में क्या होना चाहिए, क्ष य ऐसा हो, स य ऐसा हो और श य ऐसा हो, तो वो धातु का कौन सा लकार है, वो हमेशा रेड लकार होगा। किसी भी धातु के बीच में क्षय शय सय ऐसा लिखा होगा तो वो कौन सी लकार की धातु होगी, रेड लकार की होगी। बनाना आगे कौन सा है, किस रूप में, आगे तो बनता रहेगा। तो क्या है, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इसमें भी हमेशा क्या हुआ, एल आकार में विसर्ग होगा, द्विवचन में और उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। तो धातु वैसी की वैसी बन जाएगी। एक बार धातु हम गम बना ही लेते हैं, गम धातु का प्रयोग कर ही लेते हैं। देखिए गम धातु बनानी है तो किस प्रकार से बनानी है, देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसके अंदर क्या है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों पुरुष को मैंने लिख दिया। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। गम धातु बनानी है, हमने एक बना ली थी, क्या बना ली, गमिष्यति बन गई थी। क्या बन गई थी, गमिष्यति। अब गमिष्यति बन गई तो सारी धातु बन जाएगी, गमिष्यति। उसके बाद में तय लगाना है, गमी श्यतः है, ये बन जाएगा क्योंकि तस का तय लगाना है, गमी श्यतः है। उसके बाद में झी लगाना है तो गमी शंति बन जाएगा, गमी शंति। उसके बाद में बनाना है गमी शशि, गमी शशि। अब देखिए गमी शशि बन गया। उसके बाद में क्या बनाना है, द्विवचन, गमी शतः है, गमी शतः। उसके बाद में क्या बनेगा, गमी शतः, गमिष्यत है, गमिष्यत। उसके बाद में उत्तम पुरुष एक वचन, गमी श्यामी, और उसके बाद में गमी श्याम है, और उसके बाद में गमी श्याम है। क्या बनेगा, गमी श्याम है। ये देखिए आपको मैंने एक बार बताया था कि लट लकार और लेट लकार में हमेशा किसमें, एल आकार में विसर्ग आएंगे, एल आकार में द्विवचन में भी, और यहाँ उत्तम पुरुष के बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए जो भी धातु बनानी है, अब कोई भी धातु, पट धातु बनानी है, पट धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, पट धातु उत्तम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, तो क्या बने, उत्तम पुरुष बहुवचन की बात करें तो पटिश्यामः बनेगा। और यही बताया जाएगा आपको लिख धातु का बनाना है, किसका, लिख धातु का बनाना है। यदि मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, मध्यम पुरुष ये है और बहुवचन ये है। धातु किसी प्रकार से पूछी जा सकती है, या तो आपको धातु इस प्रकार से पूछी जा सकती है कि लिख धातु मध्यम पुरुष बहुवचन बनाइए, लिख धातु रेड लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष आपका ये है, बहुवचन आपका ये है। तो लिख धातु बनाएंगे तो कैसे बनेगी, ले खी स य और त थ, लेखी शत है।
विसर्ग नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके सामने ये भी दिया जाएगा और ये भी दिया जाएगा, दोनों दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बहुवचन बनाना है। क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन बनाओगे तो आपके क्या करना है कि आपकी जहन में ये प्रत्यय याद होना चाहिए। कौन सा प्रत्यय है, थ प्रत्यय है, थस नहीं है, थ है। यदि थस होता तो क्या लगाते, विसर्ग लगता। थस मध्यम पुरुष द्विवचन को लगता है, मध्यम पुरुष द्विवचन को लगता है। अब हम चलते हैं किसमें, लंग लकार में भूतकाल के अंदर चलते हैं। किसमें, भूतकाल, लंग लकार। कौन सा लकार, लंग लकार। लंग लकार में चलते हैं तो वही चलेगा। कौन सा, लंग लकार में हमेशा किसी भी धातु और उसके पहले ए लगेगा। जिस धातु के प्रारंभ में स्टार्टिंग में ए लगकर आता है और किस रूप में बनता है, किसमें, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाओ, ए पठाम। धातु ऐसे बनेंगे, लेकिन लकार किस प्रकार से, वो लंग लकार का प्रयुक्त होगा। कैसे बनाना है, एक वचन और उसके बाद में द्विवचन और ये हो जाएगा आपका बहुवचन हो जाएगा। प्रथम पुरुष हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में मध्यम पुरुष होगा और ये होगा आपका उत्तम पुरुष। कौन सा, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ध्यान रखना, जितनी भी धातु बनाते हैं सबके आगे ए लगेगा। जितनी भी धातु बनाओगे उस सब के धातु के आगे ए लगेगा, वो लंग लकार की धातु होगी। आप पहले से भी लगा सकते हो ए, और चाहे बाद में लगा लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। ए लगा लीजिए। और कोई भी धातु बनानी है, कौन सी धातु बनानी है, मान लीजिए आपको पट धातु बनानी है, आदेशात्मक धातु है तो आदेश होगा उसको। सिर्फ रेट लकार में नहीं होता, रेट लकार में नहीं होगा, बाकी सब में आदेश होगा। अब बनाना, पठ धातु बनाना है तो ए पठत, क्या होगा, ए पठत। और दूसरा क्या बनेगा, ए पठ ताम, और क्या बनेगा, ए पठम। क्या बनेगा, ए पठम बन जाएगा, ए पठम, ए पठन। देखिए, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, और उसके बाद में क्या बनेगा, ए पठ, ए पठतम। क्या बनेगा, ए पठतम और ए पठत। अब ध्यान रखना कि धातु बनाते समय एक छोटी चीज, ए पठताम, ए पठतम, यहां मात्रा लगी है, यहां मात्रा नहीं लगती है। ताम है या तम है, बस फर्क कितना ही है। यहाँ क्या है, ताम, यहाँ क्या है, तम है। यहाँ तय हलंत है और यहाँ तय हलंत नहीं हुआ। ये हमेशा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, या पठत दिया जाता है, ए पठत कस्य रूपस्य, ये कस्य रूपस्य, कस्य लकारे से धातु वर्तते। ए पठत ये शब्द दे दिया आपको, या धातु रूप का दे दिया, और आपसे पूछा जाता है ए पठत है वो कौन सी धातु का, कौन सा लकार, कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। सारी कोई भी चीज, पुरुष भी पूछा जा सकता है, लकार भी पूछ सकता है, वचन भी पूछ सकता है। यदि आपको पता है कि जब हम धातु बनाते हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन में, लंग लकार की धातु प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत लगता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं लगता, तो आपके जहन में आएगा तो आप सही उत्तर बताएंगे, वरना आप क्या गलत भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष बहुवचन और प्रथम पुरुष एक वचन, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन केवल हलंत का फर्क है। और दूसरा आपको बता देता हूं, प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन में दोनों में एक जैसी है, यहां ताम है, यहां तम है। उसके बाद में अब क्या, पठन और ए पठाओ और ए पठाम। अब यहां ध्यान रखना, हलंत कहीं भी नहीं है, कहीं भी हलंत नहीं है। हेलो, ए पठम, ए पठाओ, ए पठाम। यहां लिखते हैं लट लकार के अंदर, लट लकार में क्या है, पठाव है, पठाम है लिखते हैं, उसमें विसर्ग लगा होता है, यहां विसर्ग नहीं होगा। कहीं आप विसर्ग लगा के रख दो तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहां देखिए, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम और ए पठत, ए पठम, ए पठाओ, ए पठाम। ये कौन से लकार की बन जाती है, ये लंग लकार धातु बन जाती है। कौन से लकार की, लंग लकार की धातु बन जाती है। इसे हम भूतकाल धातु भी कहते हैं, भूतकाल धातु। कौन सी धातु, भूतकालिक धातु कहा जाता है। तो मित्रों, आज का
जो हमने लकार पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा, लट लकार पढ़ लिया हमने, उसके बाद में हमने लिट लकार पढ़ लिया और लंग लकार पढ़ लिया। ये 3 जो लकार है सबसे इंपॉर्टेंट लकार है, 3 लकार है वो सबसे इंपॉर्टेंट लकार है। और नेक्स्ट हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें लोट लकार भी होगा और विधिलिंग लकार भी होगा। तो आप इस वीडियो है उसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद में आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार है वो समझ में आएगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो अनुवाद प्रकरण है, व्याकरण प्रकरण के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।